हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गैसियस स्टेट को ही कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर नंबर 2 होगा, लास्ट लेक्चर। अगर आज आपका लेक्चर है और आप पहले देख रहे हो इस लेक्चर को, तो प्लीज एक आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले लेक्चर को एक बार जरूर आप देख लें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल और किस फंडामेंटल पे काम करते हैं वो डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोगों ने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पे काफी देर बात की थी। आज हम लोग बेटा बात करेंगे कुछ एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज की। सो लेक्चर नंबर 2 इज कंसर्न विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। ये एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज समय समय पे लोगों ने किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑब्वियसली साइंटिस्ट लोगों ने किए थे। सो आज हम इन लॉज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब जो चीजें भी पूछी जा सकती हैं वो सब आज यहाँ पे हम लोग इन लॉज के बारे में देखते हैं आज कितना हो पाता है, तो उसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना आज कवर करने की कोशिश करेंगे इन एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज के बारे में। ठीक है, उन गैस लॉज के ऊपर बच्चों कई बार ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ फंडामेंटल बेसिक जो मैथमेटिकल ग्राफ्स हैं उनको समझ लें। पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ग्राफ्स की। तो लेट अस मूव ऑन और बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग में लिखूंगा यहाँ पे सम बेसिक मैथमेटिकल ग्राफ। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा बेटा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो प्लीज आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को समझ के लिखते जाएं, उससे बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में ये चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो सम इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ग्राफ्स, राइट? मैथमेटिकल ग्राफ। इन ग्राफ्स को मैं इसलिए बता रहा हूं पहले क्योंकि इन ग्राफ्स की मुझे जरूरत पड़ेगी आगे जब हम आपको गैस लॉज पढ़ाएंगे, तो उन गैस लॉज में हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं। कई बार ग्राफ से रिलेटेड काफी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस करने के लिए हमें इस चीज को समझना जरूरी है। सो बेसिक बेटा मैथमेटिकल अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो पहला ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन का। सो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ की बात करूं तो फर्स्ट ग्राफ मैं बना लेता हूं स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होगी वो आपको मालूम है, बहुत बच्चों को तो मालूम होगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बेटा, स्ट्रेट लाइन इज y। अगर मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां m स्लोप ऑफ द लाइन होता है और c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। सो मान लीजिए ये मेरे x और y एक्सिस है, सपोज ये x है, ये y है। सो इस तरह की मेरी एक लाइन हो सकती है। इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू बेटा वो क्या है, m है, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज c। सो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर इंटरसेप्ट 0 है तो y इज इक्वल टू mx लाइन होगी, वो एक लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर इंटरसेप्ट 0, अगर c की वैल्यू बच्चे 0 कर दी मैंने, तो फिर ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन होगी जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx हो जाएगी। अभी इस लाइन की इक्वेशन तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, लेकिन अगर मान लो बेटा कुछ इस तरह की लाइन होती, सपोज ये y है, ये x है, तो मेरे पास जो इक्वेशन होती है ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx। क्योंकि ये ओरिजिन से पास हो रही तो इसका इंटरसेप्ट क्या है बेटा, 0। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चे, 0। ठीक है, m यहां पे स्लोप होता है और आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस से अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप और कुछ नहीं बल्कि tan थीटा होता है। स्लोप और कुछ नहीं बल्कि क्या है बेटा, tan थीटा, राइट? सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। एक छोटी सी बात आपको यहां पे और बतानी है कि हम लोग एग्जैक्ट मैथमेटिकल ग्राफ में नहीं जा रहे। क्यों, मैं बताऊं आपको, क्योंकि आगे जो हम ग्राफ बनाएंगे, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो हमारे ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस हैं, जो वर्टिकल एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इनमें जो वेरिएबल्स रखते हैं वो क्या रखते हैं। जैसे बेटा यहां तो y और x है, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। लेकिन जब हम लोग केमिस्ट्री में ग्राफ बनाएंगे, खासकर इस चैप्टर में, सो हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कई बार आपको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व बनाना होगा या ग्राफ बनाना होगा, तो हमारे पास बेटा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे वेरिएबल्स हैं, दोज आर p, v एंड t।
प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू आपको मालूम है नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या बेटा प्रेशर नेगेटिव हो सकता है बच्चे? नहीं हो सकता। वॉल्यूम नेगेटिव हो सकता है, वो भी नहीं हो सकता। और ये टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे है ये भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो ये तीनों ही वेरिएबल्स जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते, सो एसेंशियली हम फोकस करेंगे कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा दिखता है, इस वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा दिखता है, इस वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि अगर मेरे दोनों वेरिएबल्स पॉजिटिव हैं तो मुझे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है। तो एग्जैक्ट देखो आगे मैथमेटिकली तो ग्राफ फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, लेकिन हम एज आप बोल सकते हो एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट या एज अ केमिस्ट्री टीचर वी आर प्राइमरली कंसर्न विद द ग्राफ मेनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारे इन वेरिएबल्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि क्योंकि कई बार, चलो मैं जैसे एक एग्जांपल दूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या मैं बोल रहा हूं। चलो ये तो बेटा पहला हो गया, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड, सो चलो सेकंड मैं पैराबोलिक कर लेता हूं। सेकंड पैराबोलिक, पैराबोलिक अगर मैं पैराबोलिक इक्वेशन या पैराबोलिक ग्राफ की बात करूं तो बेटा पैराबोलिक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का कोई फंक्शन होगा, है ना। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा। आप एक पॉजिटिव कांस्टेंट से यहां मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऊपर भी कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो। सो ये पैराबोलिक फंक्शन होगा। और अगर मैं इस पैराबोलिक फंक्शन के लिए ग्राफ बनाऊं बच्चे, सो ग्राफ अगर मैं बनाता हूं y वर्सेस x, ये y वर्सेस x, तो मेरा जो ग्राफ है, देखो मैथमेटिकली अगर आप ग्राफ बनाओगे बच्चे तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। लेकिन चूंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है तो मुझे तो सिर्फ इस वाले पोर्शन से मतलब है। आप समझ रहे हो क्या ब्रो? मुझे सिर्फ इस वाले पोर्शन से मतलब है, इधर वाले पोर्शन से मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो पाएंगी। इस कारण से बच्चे हमें इस चीज से मतलब है। ठीक है, ये हो गया पैराबोलिक ग्राफ। सो दिस इज पैराबोलिक, दिस इज स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तीसरा ग्राफ बना लेते हैं। थर्ड ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब एक्सपोनेंशियल में बच्चे दो ग्राफ में बनाऊंगा, एक है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और दूसरा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं बेटा, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। एक काम करता हूं, फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू e की पावर x, e एक्सपोनेंशियल है, नेपियर्स कांस्टेंट, y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं e की पावर x का, सो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सपोज ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है। मेरा जो ग्राफ आएगा एक्चुअली आ तो इधर से रहा होगा कहीं से, लेकिन मुझे जो मतलब है, मुझे प्राइमरली मतलब है इस वाले पोर्शन से। ये देखो ग्राफ ऐसे आ रहा होगा और यहां से ये कुछ इस तरह से, हमें इस वाले पोर्शन से मतलब है, इस वाले पोर्शन से मतलब नहीं है। तो इसको तो, अरे क्या हो गया, ये ऐसे आएगा और इस तरह से जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू e की पावर x एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। ये बढ़ रहा है, जब x बढ़ रहा है तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। सो दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, राइट। तो ये बनाते जाइएगा, आगे यूज करेंगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। अगर मेरे पास फंक्शन बच्चे y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x है, तो आपके पास जो अब ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बनेगा। ये y हो गया, ये x हो गया, और जो मेरा ग्राफ होगा वो बेटा कुछ इस तरह से आएगा और यहां से फिर यहां से कुछ इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। कहां पे मीट करेगा? इनफाइनाइट पे। कहां पे मीट करेगा बेटा? ये एक्स एक्सिस को बेटा कर्व कहां पे मीट करेगा? इनफाइनाइट पे। ठीक है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, राइट। दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। जैसा बच्चे y इज इक्वल टू e की पावर x है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर अगर मुझे 2 की पावर x का या 3 की पावर x का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, या 10 की पावर x का बनाना हो, ऐसे ही बनाएंगे, है ना। 1 से ग्रेटर अगर कोई क्वांटिटी है उसकी पावर x, तो आप एक्चुअल में जो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ग्राफ होगा वो तो ऐसा ही दिखेगा। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया? एक तो स्ट्रेट लाइन का कर्व देख लिया, ग्राफ देख लिया, दूसरा हो गया पैराबोलिक, तीसरा हो गया एक्सपोनेंशियल, चौथा हम बात करते हैं हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे मैं उसको ले लेता हूं।
यहाँ तो बॉयल्स लॉ ये डायग्राम बना हुआ, तो चलो ठीक है, इधर बात करते हैं, इस तरफ। फोर्थ ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोलिक फंक्शन का हाइपरबोलिक ग्राफ देख लेते हैं कि कैसा होता है हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक फंक्शन बेटा y इज इक्वल टू 1/x, या आप बोल सकते हो y इज इक्वल टू k/x। k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, यहाँ पे k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। सो इसका ग्राफ अब हमें देखना है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, देखो अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बनाते हैं बच्चे, सो मैथ्स के हिसाब से तो ग्राफ अगर मैं सभी कोऑर्डिनेट्स में बनाऊं, सो y और x अगर मैं सभी क्वाड्रेंट्स में ग्राफ बनाऊं, तो ये ग्राफ एक्चुअली फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ध्यान रखना बेटा, मैंने k को पॉजिटिव कांस्टेंट लिया, प्लीज लिख लेना अगर आप लिख रहे हो तो। यहाँ k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, सो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। पर मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ पे, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है उसको हटा देते हैं। ठीक है, सो इसको हटा दिया मैंने। अब जो ग्राफ है, तो दिस इज हाइपरबोलिक ग्राफ, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है y इज इक्वल टू k/x। ठीक है, x और y एक्सिस को ये कर्व कहां पे मीट करेगा? इनफाइनाइट पे। ये x एक्सिस को इनफाइनाइट पे मीट करेगा, y एक्सिस को भी कहां पे मीट करेगा बेटा? इनफाइनाइट पे। एक और कर्व मैं आपको बनवाऊंगा और वो है फिफ्थ, और फिफ्थ है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक लॉग का। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप प्लॉट करो y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, लॉग बेस ex, या चलो लॉग बेस 10x, लॉग x का ग्राफ प्लॉट करें, तो यहां पे बच्चे जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ग्राफ मैं बात करूं, ये y है, ये x है, तो ये ग्राफ तो नीचे से आएगा, ये ग्राफ तो बेटा यहां से आएगा, इस जगह से कुछ ऐसे आएगा, लेकिन यहां से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरह से मिलेगा, तो यहां से आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू लॉग x का ग्राफ। ये ग्राफ एक तरह से 5 इंपॉर्टेंट ग्राफ मैंने यहां पे बनवाए हैं। इन ग्राफ्स को हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए इनको पहले ही समझ लिया। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ग्राफ? स्ट्रेट लाइन का कर्व हो गया, पैराबोलिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, हाइपरबोलिक हो गया और लॉगरिथमिक हो गया। ठीक है बेटा, और मोस्टली आप बोल सकते हो इन सभी से काम चल जाता है हम लोग का। सो आसानी से आगे जो भी ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे वो सब इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। फिर से बात आपको याद दिला दूं कि जो भी बात कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं? कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होने वाले हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वो नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग हेडिंग लिखने वाले हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। वो जो समय समय पे महान लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके गैस लॉज डेराइव किए थे या ऑब्जर्व किए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो उसी कड़ी में जो पहला गैस लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, बॉयल्स लॉ। सो जो अपनी मेन हेडिंग है वो तो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज, गैस लॉज। ठीक है, और इन गैस लॉज में बेटा जो पहला गैस लॉ हमें पढ़ना है और वो है बॉयल्स लॉ। तो दैट इज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, राइट। सो बॉयल्स लॉ, रॉबर्ट बॉयल 1662 या 1663 के आसपास इन्होंने ये लॉ दिया था। अगर आप सोचो इस ईयर पे 1662, 1663, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, अगर आप हिस्ट्री पे जाओगे तो ये साइंटिफिक हिस्ट्री पे, तो ये जो लॉ है ये न्यूटन्स लॉ से भी पहले आए थे। ये जो लॉ है वो न्यूटन्स लॉ से भी पहले आए थे। तो जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि हमारा साइंस फिजिक्स से भी पुराना है, और जो फिजिक्स हैं वो फिर और पुराने कुछ लॉज को बताते हैं जो कि फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना। तो दिस वाज ऑन द लाइटर साइड। बॉयल्स लॉ 1662 1663 में आया था और ये काफी पुराना लॉ है। रॉबर्ट बॉयल ने एक्सपेरिमेंट कर करके ये गैस लॉज डेराइव किए थे। ये पर्टिकुलर गैस लॉ जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है। सो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं और मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हर गैस लॉ का बेटा जो एक्यूरेट या एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो प्लीज जरूर याद रखिएगा, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको हर गैस लॉ का स्टेटमेंट याद हो, क्या कंडीशंस हैं वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे बच्चे ये जो लॉ है ये कहता है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं बेटा, पहले से मैंने टाइप करके लिख के नहीं लाया हूं, वो इसलिए कि जब हम लिखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर पहले से कुछ लिखा हुआ होगा सो मैं पढ़ूंगा, आपको कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा फील नहीं होता और उतना बेहतर समझ में नहीं आता। हम लिख रहे हैं, आप साथ साथ लिखेंगे तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है ना। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं बता दूं ये आपके लिए इन द लॉन्ग रन दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल वे, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। So for a fixed amount of a gas at constant temperature, the pressure of the gas is inversely proportional to its volume। अब जो चीजें आपको यहां पे ध्यान से समझनी है, मैंने बोला है फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है जिस भी गैस के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो एक क्लोज कंटेनर में है, उसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, उसके मोल्स फिक्स हैं, उसका मास फिक्स है और टेम्परेचर किसी तरीके से आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, उस गैस का आप टेम्परेचर चेंज नहीं होने देते हो। अगर ऐसा है तो रॉबर्ट बॉयल कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड। क्या क्या चीजें फिक्स कर दी आपने बेटा, जब आपने बोला अमाउंट फिक्स कर दिया तो आपने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया और टेम्परेचर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब ये दोनों चीजें आपने कांस्टेंट रखी हैं और अगर कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब आप P प्रोपोर्शनल टू 1/V है। प्रोपोर्शनलिटी को आप हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट लाओगे और आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा P इज इक्वल टू K/V यहां, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो PV इज इक्वल टू K। अब ये गवर्निंग इक्वेशन है बॉयल्स लॉ की, PV इज इक्वल टू K वेयर K इज अ कांस्टेंट। K यहां पे बच्चे कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट जिसको बॉयल्स लॉ कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको काफी बुक्स में बॉयल्स लॉ कांस्टेंट, ऑब्वियसली PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में अपीयर होने वाला कांस्टेंट है तो इसको बोल दिया बॉयल्स लॉ कांस्टेंट K। लेकिन अब चूंकि आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, अब आइडियल गैस इक्वेशन से हमें यह भी मालूम है कि K क्या होगा, आज मालूम है हमें कि K क्या होगा। तो आपको मालूम है बेटा कि K और कुछ नहीं बल्कि K क्या है, nRT ही है। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है, R फिक्स है और टेम्परेचर फिक्स है तो ये पूरी क्वांटिटी एक फिक्स वैल्यू होगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और उस कांस्टेंट को हम K बोल रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं nRT तो बेटा आज हमें मालूम है, लेकिन रॉबर्ट बॉयल को 1662 1663 में R मालूम नहीं था, N क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत बाद में आया बेटा। लेकिन हाँ एक्सपेरिमेंट कर करके इस कांस्टेंट की वैल्यू पता की गई होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स। ये बहुत पेनफुल होता है, जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि ये जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल में है कितना डिफरेंस होता है। बहुत धैर्य चाहिए होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है और अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो मैं बता दूं वो कभी एक्सपेरिमेंटलिस्ट साइंटिस्ट नहीं बन सकते, वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। पेशेंस मेन होता है, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें ट्राई करते हो तब जाके आपको कुछ फ्रूटफुल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो यहाँ PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। अब ये एक डायग्राम है, आप बड़ा सिंपल सा है, P प्रोपोर्शनल टू या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का मतलब क्या है, यदि आप किसी गैस का वॉल्यूम कम करोगे तो वॉल्यूम कम करने पे इसका जो प्रेशर है, मतलब यहां पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो इस वाले प्रेशर से ज्यादा होगी। देखो यहां बेटा वॉल्यूम ज्यादा है, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो मान लो सपोज ये वॉल्यूम हमारा V1 है, मान लो इसका वॉल्यूम V1 है, सपोज आप ये चेंज करते हो, इनिशियल वॉल्यूम V इनिशियल था, इसका प्रेशर P इनिशियल है और यहां पे जो वॉल्यूम है वो V फाइनल हो गया और वो पुराने वाले वॉल्यूम से कम है, मतलब आपने कंप्रेशन किया और अगर कंप्रेशन किया बेटा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, P फाइनल की वैल्यू ज्यादा होगी P इनिशियल से। वॉल्यूम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। P और V में 36 का आंकड़ा है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है, मतलब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली वो हम इसी इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मान लो आपने, सपोज बेटा आपके पास एक गैस है और उस गैस का प्रेशर P इनिशियल है, वॉल्यूम V इनिशियल है
और आप उस गैस पे एक प्रोसेस करते हो, उस गैस पे आपने कुछ प्रोसेस किया, सपोज आपने पिस्टन को दबा दिया इस तरह से कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं। अगर ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फाइनली जो गैस का प्रेशर हो गया वो P फाइनल हो गया और वॉल्यूम V फाइनल हो गया। तो इन चारों वेरिएबल्स में रिलेशन क्या है? P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। दिस इज द रिलेशन, या आप इसको P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 भी बुक्स में पाओगे। ध्यान रखना, ये रिलेशन तभी वैलिड है जब आप ये डेड श्योर हो कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर उस प्रोसेस में क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट नहीं है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल नहीं अप्लाई कर सकते हो जब तक आप इंश्योर ना कर लो कि N और T नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब आप इसको अप्लाई करोगे, वरना अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिक ऑफ बॉयल्स लॉ। ध्यान रखना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट कर करके आया है। एक क्वेश्चन यहां जो बच्चों के मन में आता है, खासतौर से जो अच्छे बच्चे हैं जो थोड़ा सोचते हैं, वो ये कि सर आप बोल रहे हो कि K की वैल्यू nRT है, K की वैल्यू nRT है, आज हमें मालूम है। आप ये भी बोल रहे हो कि nRT PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन है, और आपने शुरुआत में ये भी बोला था कि आइडियल गैस जैसी कोई गैस होती नहीं। जब एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे तो गैस यूज की गई होगी, वो गैस जो रही होगी वो तो एग्जिस्ट करती होगी। इसका मतलब है कि क्या रॉबर्ट बॉयल ने जो गैस यूज की थी वो आइडियल मानी गई थी? क्योंकि जो गैस यूज की गई होगी वो गैस को आइडियल मानोगे तभी ये इक्वेशन PV इज इक्वल टू K आएगा। तो इस पे डिस्कशन काफी डिटेल में होगा जब हम लोग रियल गैस पढ़ाएंगे। बच्चे, जिन कंडीशंस पे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे उन कंडीशंस पे जो गैस यूज की गई होगी, ऑल्दो कोई भी गैस दुनिया की आइडियल नहीं है, हर गैस रियल है, लेकिन वो रियल गैस under those experimental conditions must be behaving approximately like an ideal gas। किसी विशेष परिस्थिति में under some certain conditions रियल गैस का बिहेवियर टेंड्स टू बिकम लाइक आइडियल। इसीलिए हम लोग आइडियल को इतना पढ़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली बेटा जो गैसेस का बिहेवियर होता है, ये हम लोग जरूर बोलते हैं कि आइडियल जैसा कुछ भी गैस नहीं है, ये बिल्कुल सही है, 100% नहीं है, लेकिन 99.9% तो हो सकता है, 99.5% तो हो सकता है, मैं कहता हूं 99% तो हो सकता है, 99% तो हो सकता है, तब भी चलेगा बेटा। मतलब तब भी ये इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। और रॉबर्ट बॉयल ने एक्चुअल में यही किया था, जो गैस यूज की होगी ऑब्वियसली वो रियल गैस रही होगी, लेकिन कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वो रियल गैस का बिहेवियर कैसा होने लगता है? आइडियल जैसा। आई होप कि अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा, सो इट इज वेरी क्लियर। अभी बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही हैं, कुछ इंटरनेट के इश्यूज हैं, जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर हम लोग लाइव में जाएंगे, लाइव में आपसे इंटरेक्शन बढ़िया होगा, आपके जो भी क्वेरीज होंगे उनको फिर अच्छे से आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो मैं आप ही की तरफ से सोच रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि कुछ बच्चों का इस पर जब मैं ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो ये डाउट्स आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको आंसर किया। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें जो ये तो स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत कम होगा, हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे अब वो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है उस पे आते हैं। क्वेश्चंस बेटा मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं बॉयल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस को देखता हूं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, तो उनको मैं दो तरह से डिवाइड कर सकता हूं। एक तो क्वेश्चंस होते हैं जो ग्राफ पे बेस्ड होते हैं, खूब पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चंस होते हैं जो ग्राफ पे बेस्ड होते हैं, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और दूसरे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि जहां पे ग्राफ से रिलेशन हमारा कुछ होता नहीं है। सो मैं दोनों कैटेगरी को आपको यहां बारी बारी से बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ सर्टेन ग्राफ्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज, अब बेटा अगली हेडिंग होगी, मैं लिखने वाला हूं ग्राफ रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। अरे ये तार फंस जाता है। सो ग्राफ रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राफ रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। जैसे ही मैंने बॉयल्स लॉ नाम लिखा तो एक चीज आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर रखने हैं कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर रखने हैं कांस्टेंट। क्या? जैसे मैंने बोला बॉयल्स लॉ पे ग्राफ बनाना है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर मुझे रखने हैं कांस्टेंट। एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा कि जब आप किसी प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो तो जो भी प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस। लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? आइसोथर्मल।
अब यहाँ बच्चों के, फिर से मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि बच्चों के दो सवाल आते हैं एक्चुअली। यहाँ पे जो सवाल पूछते हैं बच्चे वो ये पूछते हैं कि मान लीजिए हम एक प्रोसेस करें, सपोज बेटा यहाँ पे ये एक टेम्परेचर है, लेट्स से दिस इज इनिशियल टेम्परेचर T1 और यहाँ पे मेरा एक है फाइनल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ठीक है। ये टेम्परेचर, सॉरी यहां पे ले लेते हैं टेम्परेचर T1 और यहां पे ले लेते हैं टेम्परेचर T2, ठीक है बेटा। ये रहा मेरा T1 और T2 और ये मेरा T1 और T2 रहा, T1 और T2, ठीक है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि अगर हम स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं, सपोज इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रख दें। क्वेश्चन बच्चों का ये होता है कि यदि इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, चलो उसको ग्राफ पे नहीं, उसको अगर आप ऐसे समझो, शायद आपके मन में भी ये क्वेश्चन आए कि हम मान लो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रख दें। मान लो हमने एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस में सपोज मैं इनिशियल टेम्परेचर को 100 केल्विन ले लेता हूं और फाइनल टेम्परेचर को 100 केल्विन ले लेता हूं। यदि मेरा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, यदि मेरा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है, तो क्या यह गारंटी है कि प्रोसेस आइसोथर्मल होगा? सिर्फ इनिशियल और फाइनल की मैंने बात की, तो क्या आप इस प्रोसेस को आइसोथर्मल बोलोगे? आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए प्रोसेस के हर इंस्टेंट पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? कांस्टेंट। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे कांस्टेंट हो जाए प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर सेम हो जाए, तो आप उसको आइसोथर्मल नहीं बोलोगे। मतलब ये है कि देखो प्रोसेस हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब इनिशियल T1 से T2 हम जाएंगे तो हर इंस्टेंट पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। तब तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? आइसोथर्मल। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है हम कैसे भी गए, ये लो इधर से गए, इधर टेम्परेचर T1 था, इधर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है, ये वाला प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, ये वाला है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपके मन में ये डाउट आया होगा तो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस तब बोलते हैं जब थ्रू आउट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आप बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन था उस चीज के लिए, अगर आपके मन में ये डाउट है कि ये किस तरह से आइसोथर्मल। यदि कोई प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल बोलेंगे। जो भी कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रॉ किए गए सभी कर्व को आइसोथर्म्स बोलते हैं। आइसोथर्म्स क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स आर, लिख लेते हैं इनको, आइसोथर्म्स। सो दीज आर कर्व्स। अब ये कर्व में स्ट्रेट लाइन भी आएगा। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो और बोल रहे हो कर्व, तो बेटा भावनाओं को समझो, है ना। कर्व्स दैट आर ड्रॉन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर्व्स होंगे उनको क्या बोलते हैं? आइसोथर्म्स। अब बॉयल्स लॉ, जो कि गवर्निंग इक्वेशन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, चलिए इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको 4 ग्राफ दूंगा, पहले आप ट्राई करेंगे, है ना। पहला ग्राफ आप बनाओ, चलो फटाफट बेटा इसको अब जल्दी जल्दी निपटाइए। पहला ग्राफ हम बना रहे हैं P वर्सेस V का, P वर्सेस V का। चलो ये वाला मैं आपको बना के बताता हूं, आप दूसरा तीसरा खुद ट्राई करना बेटा। वीडियो को पॉज करिएगा, खुद ट्राई करिएगा, फिर वीडियो को आगे प्ले करिएगा, ठीक है। चलिए पहला ग्राफ मैं आपको बना के बता रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। P वर्सेस V। सो हमारे पास दो एक्सिस हो गई, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और दूसरी वर्टिकल एक्सिस। P वर्सेस V का मतलब ये है कि हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, देखो वर्सेस के राइट साइड पे जो भी है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे, वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है वो वर्टिकल एक्सिस पे होगा, ठीक है। सो दिस इज P वर्सेस V। हमें इस कर्व पे बॉयल्स लॉ के लिए कर्व बनाना है। बॉयल्स लॉ, तो गवर्निंग इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन बनाएंगे कैसे? अब फिर से अगला चीज ध्यान से सुनो, वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत जबरदस्त मेथड है। वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी है उसको y मान लो, वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी क्वांटिटी है उसको y मान लो। तो P को मैं मान लेता हूं y, P को थोड़ी देर के लिए y। वर्सेस के राइट साइड पे जो भी है उसको x मान लो, तो V को मान लेता हूं x। वर्सेस के लेफ्ट में y, वर्सेस के राइट में x। बस अब गवर्निंग इक्वेशन क्या है? गवर्निंग इक्वेशन है बेटा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां कैपिटल के PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। P की जगह रखना है y और V की जगह रखना है x इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू k बाई x।
y इज इक्वल टू k बाई एक्स। ये बताइए कैसी इक्वेशन है। अभी पीछे बेसिक एलिमेंट्री हम लोग मैथमेटिकल ग्राफ्स पढ़े, बताइए y इज इक्वल टू k बाई एक्स कौन सा फंक्शन पढ़ा था बेटा? ये हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा था। इसका मतलब ये हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा था ना, हाँ या ना? हाइपरबोलिक, इसका मतलब है कि बॉयल्स लॉ के लिए जब आप p वर्सेस v ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा? हाइपरबोला आएगा, इस तरह का हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, इस तरह का कर्व आएगा। ठीक है बेटा, और एक काम करते हैं, इस कर्व को बना के और यहां छोटा छोटा n और t लिख देते हैं। n और t लिखने का मतलब है इस आइसोथर्म, मतलब इस कर्व को बनाते समय नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर रखे गए थे कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर रखे गए थे कांस्टेंट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनो, बेसिक है। P वर्सेस V, सो वर्टिकल एक्सिस पे P, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे V। वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे P है, उसको मैंने माना Y, वर्सेस के राइट साइड पे V है, उसको माना मैंने X। गवर्निंग इक्वेशन, चूंकि बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाना है तो गवर्निंग इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। P को रखा Y, V को रखा X और कांस्टेंट Y इज इक्वल टू K बाई X। सो दिस इज द हाइपरबोलिक इक्वेशन। सो हमारा जो कर्व आएगा और वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला यहां पे आ रहा है, y इज इक्वल टू k बाई एक्स का। ठीक है, ये कर्व हमारा है। ये किसके लिए बेटा? ये किसके लिए है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे n मोल्स ऑफ गैस के लिए। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है आपसे। सपोज हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, सपोज बेटा हमने 3 एक्सपेरिमेंट किए, गैस एक ही थी, सेम गैस के साथ मैंने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और तीनों एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन अब वो जो 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनमें वो जो टेम्परेचर्स हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स n लिया गया था, टेम्परेचर T1 था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स तो n लिए गए थे लेकिन टेम्परेचर T2 था। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय टेम्परेचर कांस्टेंट था T1, इस एक्सपेरिमेंट को करते समय टेम्परेचर कांस्टेंट था T2। और एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पे एक्सपेरिमेंट में जो टेम्परेचर रखा गया ये n और T3 है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि T1, T2 और T3 पे क्या रिलेशन होगा, मतलब कौन सा टेम्परेचर कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा सबसे ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए, T1, T2, T3 में क्या रिलेशन? थोड़ा सोचो, और ज्यादा समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और फिर आंसर सुनना। T1, T2, T3 में क्या रिलेशन लग रहा है बेटा? यहां पे T3 की वैल्यू T2 से ज्यादा होगी, T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी। तो अगर ऐसे कर्व बने हुए हैं तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। कैसे आए बच्चे? यहां आप देख रहे हो जैसे जैसे कर्व ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और ये तो सिंपल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी जल्दी निपटाते हो इस क्वेश्चन को। हालांकि जो बच्चे अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं कि ये कैसे आया, उनके लिए मैं बता दूं कि आप एक काम करो बेटा, आप एक वॉल्यूम की वैल्यू को फिक्स कर लो। जैसे आप एक वॉल्यूम की वैल्यू को फिक्स कर लो, इस वॉल्यूम की वैल्यू के करिस्पॉन्डिंग ये वॉल्यूम मान लो बेटा V0 है, V0 एक वॉल्यूम की वैल्यू मैंने फिक्स कर ली। यहां पे जो प्रेशर आया है वो पहले वाले कर्व पे आया, तो मान लो प्रेशर P1 है। यहां पे जो प्रेशर आया है मान लो वो प्रेशर P2 है, और यहां पे जो प्रेशर आया है वो मान लीजिए P3 है। P1 की वैल्यू होगी बच्चे nRT1 अपॉन V0। मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। P1 की वैल्यू होगी nRT1, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? T1, नंबर ऑफ मोल्स n, और वॉल्यूम कितना है इस पॉइंट पे? V0। तो प्रेशर की वैल्यू nRT1 अपॉन V0। P2 की वैल्यू nRT2 अपॉन V0 और P3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? nRT3 अपॉन V0। अब आप देखो P3 की वैल्यू सबसे ऊपर है, मतलब ये वाला जो टेम्परेचर nR बाई V0 की वैल्यू तो कॉमन ही है, आपको दिख रही? ये देखो, ये तो सब जगह सेम है, ये तो सब जगह सेम है, सब जगह सेम है। इसका मतलब यदि P3 की वैल्यू ज्यादा है तो वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि T3 की वैल्यू ज्यादा होगी। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट? So this is first graph which is related to Boyle's law। ये पहला तो मैंने आपको समझाया डिटेल में। दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कर्व कि कैसा बनेगा। और सॉरी, मतलब जब भी आप ग्राफ बनाओ तो अगर बेटा आपके ग्राफ में कुछ इक्वेशन आ रही तो हमेशा वो जो बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोगों ने अभी पढ़ी इस लेक्चर में उनसे रिलेट करने की कोशिश करो कि नेचर ऑफ कर्व कैसा होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट जो ग्राफ हमें सेकंड, ये पहला था, अब सेकंड ग्राफ हम बनाएंगे। सेकंड ग्राफ, सेकंड इज
चलो आप मेरे लिए बना जो जल्दी से, बॉयल्स लॉ के लिए आप मुझे बना दो बेटा P वर्सेस 1/V, P वर्सेस 1/V। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं, इसको दो पार्टीशन में कर लेते हैं बोर्ड को। मैं आपसे ये बोल रहा हूं बेटा कि अब मेरा वर्टिकल एक्सिस पे P है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1/V है, और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन फॉलो हो रही, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ आइडेंटिफाई करो, कैसा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक बनेगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, या किस तरह का ग्राफ बनेगा P वर्सेस 1/V का। तो मैं बना रहा हूं, लेकिन अगर आप देख रहे हो बेटा तो वीडियो को प्लीज पॉज करके और फिर आप खुद से बनाइएगा और फिर इसको देखिएगा, ठीक है। सो P वर्सेस 1/V बहुत सिंपल है। मैंने आपको जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करने को बोला है वो करो। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, वर्सेस के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा है उसको y मान लो। वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे P लिखा हुआ है तो P को मैं थोड़ी देर के लिए y मानूंगा। वर्सेस के राइट में 1/V लिखा है उसको मैं x मानूंगा। यदि 1/V x है तो v की वैल्यू 1/x होगी। गवर्निंग इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट और कुछ नहीं बल्कि NRT है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। P की वैल्यू है बच्चे y, V की वैल्यू है 1/x, V की वैल्यू 1/x, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। सो y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx। इसको आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx से, y इज इक्वल टू mx इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस लाइन का जो स्लोप है बेटा वो स्लोप कितना है, k के बराबर, वो स्लोप k के बराबर है, और आपको मालूम है कि k और कुछ नहीं बल्कि क्या है, NRT। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है बेटा, NRT। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं तब तक आप इसको लिखो। ठीक है, इस स्लोप की वैल्यू क्या हो गई, NRT। एक बात और बताना चाहेंगे, कई बार बच्चे इस बात पे उलझे रहते हैं कि सर ये ओरिजिन से आपने पास क्यों नहीं कराया। आप पास करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। केमिस्ट्री में हम लोग बहुत रिजिड नहीं होते हैं। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, मतलब चलता है वाला एटीट्यूड रखते हैं, चलता है वाला एटीट्यूड रखते हैं कि ठीक है किसी ने ओरिजिन से पास कर दिया। हालांकि आपको मालूम है बेटा ओरिजिन का मतलब है कि यहाँ पे 1/V की वैल्यू 0, मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट, और वॉल्यूम इनफाइनाइट जैसा कुछ होगा नहीं। सो एग्जैक्टली ओरिजिन से तो नहीं पास कराओगे, लेकिन अगर कहीं पे ओरिजिन मान लो किसी एग्जाम में या किसी पेपर में या किसी बुक में भी P वर्सेस 1/V का कर्व ओरिजिन से पास करता हुआ आपको दिखाया गया है तो आप अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, आप भावनाओं को समझेंगे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है ओरिजिन से पास हो रहा होगा। एक्चुअली ओरिजिन से एग्जैक्टली टच नहीं करेगा क्योंकि V की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, इनफाइनाइट। अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन आपको दूं तो देखो वो क्वेश्चन को आप कितनी जल्दी निपटाते हो। क्वेश्चन आपसे बेटा ये है कि एक एक्सपेरिमेंट होता है और उस एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ मोल्स जो गैस के यूज होते हैं वो n, लेकिन टेम्परेचर था T1, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स यूज होते हैं वो n, लेकिन टेम्परेचर है T2। तो आप बताइए T2 और T1 में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है बेटा। P वर्सेस 1/V का कर्व, ये ओरिजिन से दोनों पास हो रहे हैं, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, जल्दी बता दो, बोलिए। ऑब्वियसली किस लाइन का स्लोप ज्यादा है बेटा, इस वाली लाइन का स्लोप ज्यादा है। इस वाली लाइन का अगर स्लोप ज्यादा है तो स्लोप की वैल्यू NRT है। अब N और R तो दोनों के लिए सेम होगा, इसका मतलब जो T2 की वैल्यू है वो T1 से ज्यादा होगी क्योंकि इसका स्लोप होगा NRT2। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा NRT2, और इस लाइन का स्लोप कितना होगा बेटा, NRT1। इसका स्लोप हो जाएगा NRT1। ऑब्वियसली बेटा NRT2 की वैल्यू ज्यादा है, सो T2 इज ग्रेटर देन T1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि यदि P वर्सेस 1/V का ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। ठीक है, तीसरा कर्व आप बनाओ, तीसरा हम आपको दे रहे हैं, आप बनाइए। चलिए P/V वर्सेस 1/V। थर्ड ग्राफ आप बनाओ P/V वर्सेस 1/V। चलो बेटा जल्दी से बनाओ, फिर से आप वीडियो को पॉज करो और ग्राफ बनाइएगा, सिंसियरली बनाइएगा, तभी तो पढ़ने का फायदा है, वरना फिर कोई फायदा नहीं। प्लीज इसको आप
साथ साथ नोट करते जाइएगा और वीडियो को रिकॉर्डेड जितने भी लेक्चर्स होते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन है, ये सिर्फ मैं अपने लेक्चर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड कितने भी लेक्चर्स आप कभी लाइव लेक्चर के बाद अगर आप किसी लेक्चर को दोबारा रिपीट में देखते हो तो ऑब्वियसली वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। रिकॉर्डेड अगर लेक्चर है तो प्लीज आप कहीं पे क्वेश्चन, कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है, कोई भी सब्जेक्ट आता है, वीडियो को पॉज करके आपको खुद उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है बेटा। सो P by V वर्सेस 1/V वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे P by V है तो उसको मान लेते हैं Y, क्योंकि हमें जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ बच्चे इस तरह का बनाना है। हमें ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पे P by V चाहिए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1/V चाहिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए ये जो P by V है उसको Y और 1/V को X मान लेते हैं। यदि बेटा 1/V X है तो V की वैल्यू यहां से मुझे मिल जाती है 1/X, यहां पे रखो। सो यहां से जो P, V को यहां पे रखोगे तो P मिल जाएगा मुझे कितना, Y/X, P मिल जाएगा Y/X। अब जो गवर्निंग इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। बॉयल्स लॉ के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो गवर्निंग इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जो गवर्निंग इक्वेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो P को रखोगे बेटा Y/X, V को रखोगे 1/X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये हो जाएगा बच्चे Y इज इक्वल टू KX स्क्वायर। मैं बता दूं Y इज इक्वल टू KX स्क्वायर इज अ पैराबोलिक फंक्शन, इज अ पैराबोलिक फंक्शन। तो इस पैराबोलिक फंक्शन का हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये P by V वर्सेस 1/V का ग्राफ हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं। सो आप प्लीज इस पेज के कंटेंट्स को नोट कर लो, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और एक और बॉयल्स लॉ से रिलेटेड आपसे मैं ग्राफ पूछूंगा, ठीक है। पहले आप उसको ट्राई करना। ठीक है, फोर्थ ग्राफ आप मुझे बना के दो, log P वर्सेस log V। बॉयल्स लॉ के लिए मुझे चाहिए आपसे log P वर्सेस log V का ग्राफ। बच्चों क्या ये आपको मुश्किल तो नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मैंने बताया है उसमें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। बहुत बेसिक से शुरू किया है। मैं ये मान रहा हूं कि यहाँ पे जो बच्चा देख रहा है उसको कुछ भी नहीं मालूम, बॉयल्स लॉ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ये ग्राफ कैसे बनते। तो इसीलिए मैंने पहले बेसिक ग्राफ बनाए बेटा, आपको कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस बताई और फिर उसके बाद एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसको y मान लो, वर्सेस के राइट में जो भी है उसको x मान लो। कुछ और भी तरीके से बच्चे ग्राफ बनाते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो एकदम बिगिनर के लिए, और ये कभी भी गलत नहीं होगा, इससे आपको हमेशा सही रिजल्ट मिलेगा। वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा log p है उसको मान लो y, और दाहिनी तरफ log v है उसको मान लो x। लेकिन आप बोलोगे सर log p और log v तो हमारी गवर्निंग इक्वेशन में अपीयर ही नहीं होते, क्योंकि हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन है वो pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में तो log p और log v तो अपीयर ही नहीं हो रहे। तो एक हिंट और है, एक काम करो बेटा, दोनों तरफ log ले लो, इस इक्वेशन में दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log p और log v दोनों आ जाएंगे। कैसे? अगर आप इसमें log लोगे तो log ऑफ pv इज इक्वल टू log ऑफ k लिखोगे। log ऑफ PV, अब AB का log होता है log A प्लस log B, तो log P प्लस log V इज इक्वल टू log K, और log V को आपने मान रखा वर्सेस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी है उसको आप Y मानते हो और राइट साइड पे उसको X मानते हो। यही तो बताया आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बच्चे ये Y प्लस X इज इक्वल टू log K हो गया, और इसको आप लिख सकते हो Y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस log K, जिसको आप कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा -1। स्लोप कितना होगा बेटा? -1। और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या होगा बच्चे? log k। मतलब आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलने जा रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको। y एक्सिस पे log p, x एक्सिस पे log v, x एक्सिस पे log v, और हमें ग्राफ बनाना है बॉयल्स लॉ के लिए। आइसोथर्म्स हैं, ये ध्यान रखना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नेगेटिव स्लोप, तो ग्राफ कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, ये इस तरह से। इसका स्लोप कितना होगा बच्चे? स्लोप -1 होगा, इसका स्लोप -1 होगा, और जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे उसकी वैल्यू बेटा log k होगी। और ध्यान रखना log k और कुछ नहीं बल्कि log nRT है, क्योंकि k क्या है? nRT, इसको भी ध्यान रखना। सो दिस इज नथिंग बट log
nRT, ठीक है, सो log nRT। बच्चे आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो इंटरसेप्ट मैंने पॉजिटिव बनाया है, क्या ये जरूरी है कि इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव ही आए? क्या ये जरूरी है बेटा कि इंटरसेप्ट हमेशा पॉजिटिव ही आए? क्या ये बिल्कुल भी जरूरी है? तो आंसर इज नो, क्योंकि log nRT की वैल्यू देखो, log k में, log x में x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, पर log x तो नेगेटिव हो सकता है ना। वैसे ही बेटा log k मतलब ये जो इंटरसेप्ट log k log nRT है, ये nRT तो ऑब्वियसली हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन log ऑफ nRT की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है अगर nRT की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से कम हो जाए। अगर nRT की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो ये फिर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और मान लो बेटा किसी केस में nRT की वैल्यू 1 हो जाए, nRT की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो इसका इंटरसेप्ट 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कभी घबराइएगा नहीं, अगर log p वर्सेस log v का ग्राफ नेगेटिव या 0 इंटरसेप्ट के साथ दिया हुआ है, सो आप मुझे मत कुछ बोलिएगा कि सर ने तो पॉजिटिव बताया था, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, विल डिपेंड ऑन log k, राइट, ठीक है। चलो इस पे बेस एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इस पे बेस एक क्वेश्चन आप लीजिए। क्वेश्चन लैंग्वेज लिखूं मैं पूरा, चलो लिख लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर of 273 Kelvin, log P versus log V graph, log P versus log V graph is plotted for two gases, A and B। और ग्राफ मैं यहां बना के बता रहा हूं, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, log P वर्सेस log V। दो गैसेस के लिए ग्राफ बनाया गया, दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम रखा गया। एक ग्राफ ऐसा बना है, ये जो पॉइंट है यहां पे वैल्यू है 0.3010, दिस इज फॉर गैस A, और दूसरा ग्राफ बना है गैस B के लिए, ओरिजिन से पास हो रहा है। So question is find moles of A and B। क्वेश्चन है find moles of A and B, moles of A and B जो कि यूज किए गए एक्सपेरिमेंट में। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दो। अब एक चीज और, प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, मतलब मैं ये चाहता हूं कि अगर कहीं आपको आर की वैल्यू यूज करनी है तो आर यूज करोगे 0.0821 एटीएम लीटर मोल केल्विन, ठीक है। चलो करो। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ए के कितने मोल्स हैं और बी के कितने मोल्स एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए। अगर इनके log P वर्सेस log V का ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ध्यान रखें कि दोनों के टेम्परेचर को सेम रखा गया है 273 केल्विन। चलो मैं करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके करिएगा, ठीक है। अगर गैस ए के लिए बात करें और गैस बी के लिए बात करें तो हमें मालूम है कि log P वर्सेस log V का जो स्लोप होगा वो -1। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दोनों ही लाइंस का स्लोप सेम होगा, और वो स्लोप कितना होगा बेटा, -1। अगर आपको अंतर कुछ दिख रहा है तो वो इंटरसेप्ट का, ये जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, अगर मैं गैस ए के लिए बात करूं तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0.3010 है, 0.3010। और अगर मैं गैस बी के लिए इंटरसेप्ट की बात करूं तो वैल्यू कितनी है बच्चे, 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। अब आपको मालूम है कि log P वर्सेस log V के ग्राफ में, इधर देखो, log P वर्सेस log V के ग्राफ में ये जो इंटरसेप्ट होता है ये और कुछ नहीं बल्कि log nRT होता है। सो अगर मैं गैस A के लिए बात करूं, गैस A के लिए बात करूं, सो गैस A के लिए जो इंटरसेप्ट है 0.3010, एक्चुअल में वो log NART के बराबर होगा, क्योंकि जो इंटरसेप्ट है वो log nRT के बराबर, चूंकि A के लिए बात कर रहा हूं तो A के मोल्स यहां पे रखोगे। और आपको मालूम है बेटा कि 0.3010 एक्चुअल में log 2 होता है। सो दिस इज log 2, log 2 इज इक्वल टू log NART। सो दैट मीन्स मोल्स ऑफ A इज 2/RT, और इस टेम्परेचर पे
और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 273 इंटू 0.0821 होता है 22.4. सो दिस इज 2 अपॉन 22.4. दिस इज 1 अपॉन 11.2 मोल्स. सो मोल्स ऑफ ए इज 1 अपॉन 11.2. ऐसे ही पढ़ा रहने दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं. 1 अपॉन 11.2. और अगर मैं गैस बी के लिए बात करूं बच्चे, गैस बी का तो इंटरसेप्ट 0 ही है. गैस बी का इंटरसेप्ट कितना है? 0. सो 0 इज इक्वल टू log NBRT. और आप 0 को log 1 लिख सकते हो. log 1 इज इक्वल टू log NBRT. सो यहां से NB की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन RT 1 अपॉन 22.4. सो एक जगह 1 अपॉन 11.2 मोल्स लिए गए, एक जगह 1 अपॉन 22.4 मोल्स लिए गए. अब आप देख रहे हो कि बेटा ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको ये बेसिक सेंस हो कि log P वर्सेस log V के ग्राफ में जो इंटरसेप्ट होता है वो log के मतलब log NRT के बराबर होता है. ठीक है, क्या ये ग्राफ क्लियर है आपको? ये कुछ बेसिक, आप आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे ग्राफ के. 1 मिनट में देखता हूं, शायद मेरे पास हैं कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के. ये क्वेश्चन, हाँ ये ग्राफ का क्वेश्चन. चलो बेटा इसको करो, इस क्वेश्चन को करिए आप. पी स्क्वायर वर्सेस 1 अपॉन वी स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया गया है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है. सो कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ. दिस इज द क्वेश्चन. ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस एट 400 केल्विन. फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व. फाइंड स्लोप ऑफ द कर्व. 1 मोल गैस के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है और ये ग्राफ है पी स्क्वायर और 1 अपॉन वी का स्क्वायर. टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है. तो आप बताएं कि ग्राफ में इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी. तो फिर से वही, अगर हमें पी स्क्वायर वर्सेस 1 अपॉन वी स्क्वायर एक्स और वाई और एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्लियर हिंट है कि बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है. और बॉयल्स लॉ होता है P इज इक्वल टू के बाई वी. इसको मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन वी, है ना. इसको आप लिख सकते हो पी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर 1 अपॉन वी स्क्वायर. अब आपको मालूम है कि वाई वर्टिकल एक्सिस पे पी स्क्वायर है, सो एक्चुअली मेरा ये वाई है, ये मेरा वाई है. और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 1 अपॉन वी का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 अपॉन वी का स्क्वायर ये मेरा एक्स है. ध्यान रखना बेटा, अब हमें पी स्क्वायर को वाई मानना है और 1 अपॉन वी स्क्वायर को एक्स मानना है. सो दिस इज वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्स. y इज इक्वल टू के स्क्वायर एक कांस्टेंट है. सो y इज इक्वल टू mx टाइप की ये लाइन है. y इज इक्वल टू mx टाइप की लाइन है, मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो के स्क्वायर के बराबर होगा. और अगर आपको याद हो तो बॉयल्स लॉ में बच्चे जो k है वो और कुछ नहीं बल्कि nRT होता है. सो दिस इज nRT का स्क्वायर. सो स्लोप इज इक्वल टू n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.08 जो दे रखी वही मानोगे, जो दे रखी वही मानोगे. 0.0821 नहीं, 0.08. और टेम्परेचर बच्चे दे रखा है 400, इसका स्क्वायर. सो दिस इज 32 स्क्वायर और 32 स्क्वायर इज 1024. आई सपोज एक बार चेक कर लेना, 1024 है ना. 32 स्क्वायर 1024. सो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1024 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए. समझ में आया आपको ये, है ना. तो वो आपने देखा कि पी स्क्वायर वर्सेस 1 अपॉन, सिंपल क्वेश्चन था, पीछे वाले से तो सिंपल ही था. ठीक है बेटा, चलो वापस आते हैं. अब मैंने आपसे बोला था कि हम बॉयल्स लॉ को 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बॉयल्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में वो हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. पहला सेक्शन हो गया जहां हमसे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैंडल करने बेटा ये आपने देखा. दूसरा सेक्शन होता है जहां पे हमसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो ग्राफ से रिलेटेड नहीं होंगे. अब न्यूमेरिकल्स जहां पे लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होती है तो वहां पे सबसे पहले ये समझना है कि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में अगर मुझे बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है तो मुझे 2 चीज को इंश्योर करना पड़ेगा. वो ये कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए. एक बार ये मैं इंश्योर हो गया उसके बाद मैं P इनिशियल V इनिशियल इक्वल P फाइनल V फाइनल लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, चलो क्वेश्चन करेंगे उस पर. सो पीछे चलते हैं. राइट. सो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ प्रॉब्लम्स जो
आप बॉयल्स लॉ पे फेस करोगे तो उसमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर, जिस भी, पहली बात तो गैस के लिए बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल पी फाइनल वी फाइनल आप अप्लाई करोगे, मतलब जो इक्वेशन, जिस इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो इक्वेशन ये होती है। और वो इक्वेशन गैस पे आप अप्लाई करते हो। मैंने देखा है बच्चों को जो मन में आता है उस पे अप्लाई करते हैं। सॉलिड मिला सॉलिड पे लगाए पड़े, लिक्विड मिला लिक्विड पे बॉयल्स लॉ लगाए पड़े। पूछते हैं तो आज समझ में नहीं आता बच्चों को। पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल पी फाइनल वी फाइनल तब लगाना है गैस पे, क्योंकि ये गैस लॉ है, गैस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, चलो। किसी को मरकरी मिला तो मरकरी पे लगाया पड़ा है, मरकरी लिक्विड है, मरकरी पे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, और ये अप्लाई कब करोगे? जब आप ये श्योर हो कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर उस प्रोसेस में, उस क्वेश्चन में क्या है बेटा? कांस्टेंट। उस प्रोसेस या उस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। सपोज मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अ कंटेनर, जल्दी से लिखते हैं, कंटेन्स, क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाइए। जैसे ही आप क्वेश्चन लिखते हो तो आपके दिमाग में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है ना? तो इसलिए क्वेश्चन को लिखना, ये नहीं कि आप देख रहे हो और फिर बस मन में क्वेश्चन को लिखिएगा। अगर आपने एकदम इनिशियल से स्टार्ट करो तो बेटा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन को लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को लिखते ही आपके दिमाग में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, अ कंटेनर कंटेन्स हीलियम गैस, He गैस, एट अ प्रेशर ऑफ 4 atm, at a pressure of 4 atm. The container falls due to which its volume reduces by 20%. क्या हुआ? एक बर्तन था, कंटेनर था, गिर गया, है ना? गिरने से वो पिचक गया, पिचकने से उसका वॉल्यूम कम हो गया, 20% से वॉल्यूम कम हो गया। सो रिड्यूसेस बाय 20%। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, फाइंड फाइनल प्रेशर। बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट स्टार्ट करने के लिए। फाइंड फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटीएम में कितना आएगा? बहुत बेसिक, जस्ट स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन है ना? आ गया आपका आंसर? कितना आ गया? 5 एटीएम। यदि 5 एटीएम आया तभी सही है। चलो देखो कैसे। इनिशियल वॉल्यूम हमें मालूम नहीं, कुछ भी वॉल्यूम ले लेते हैं। लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी वी। पी इनिशियल इज 4 एटीएम। अच्छा, पी फाइनल हमें पता करना है, और वी फाइनल, अगर फाइनल वॉल्यूम एक्चुअली 20% से कम हो गया, इसका मतलब इनिशियल का 80% रह गया, यही तो मतलब है। 20% से कम होने का मतलब है कि इनिशियल वॉल्यूम का 80% हो गया, फाइनल वॉल्यूम 80% का मतलब है यदि V इनिशियल V था तो V फाइनल इज 0.8 V। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बॉयल्स लॉ P इनिशियल V इनिशियल इक्वल P फाइनल V फाइनल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो कर सकते हैं बेटा, क्योंकि क्लोज कंटेनर है और आपसे बोला गया है टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो लेट अस अप्लाई P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, P फाइनल V फाइनल। P इनिशियल इज 4, V इनिशियल इज V, P फाइनल हमें पता करना है और V फाइनल 0.8 V है। सो यहां से बेटा V तो V कैंसिल हो जाता है और आपका जो P फाइनल आ जाता है, P फाइनल इसकी वैल्यू आ जाती है 4/0.8 विच इज 5 atm, विच इज 5 atm। सो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, प्रेशर बढ़ना भी था और प्रेशर फाइनल की वैल्यू कितनी आ गई? 5 atm। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जस्ट टू स्टार्ट दिस टॉपिक, राइट? चलिए अगले थोड़े से कॉम्प्लेक्स करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो बेटा अगला क्वेश्चन ये है आपसे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, और कॉम्प्लिकेट करने में जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मुझे लगता है कि अगर आप सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको अप्रिशिएट करोगे। चलो बेटा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक इस तरह का सेटअप है। द फॉलोइंग सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, द फॉलोइंग सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं जानबूझ के। द फॉलोइंग सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। कौन सा सिस्टम?
आपके पास एक यूनिफॉर्म ट्यूब है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस ट्यूब के अंदर यहां पे मरकरी है और ये मरकरी का जो कॉलम है इसकी बेटा जो लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर। यहां पे क्या मरकरी है, इस जगह पे यहां पे इस जगह पे एयर ट्रैप्ड है, एयर फंस गई है, यहां पे एयर ट्रैप्ड है, ठीक है। इस एयर कॉलम का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। एयर कॉलम का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ट्यूब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये सिस्टम रेस्ट पे मतलब इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ भी चीज मूव नहीं कर रही है, मरकरी का कॉलम मूव नहीं, ऐसा नहीं है कि दाहिने बाएं इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। एक बात और, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये गिवन है 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ये सिस्टम है हमारा और ये इक्विलिब्रियम पर है। एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो वाला एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ये तो है इनिशियल सिचुएशन। नाउ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इस सिस्टम को अगर मैं इस तरह से कन्वर्ट कर दूं, मैं इस तरह से रख देता हूं। सपोज अब मैंने क्या किया, ये जो ट्यूब है इसको मैंने इस तरह से इन्वर्ट कर दिया है ना, ये जो ट्यूब है इसको मैंने इस तरह से इन्वर्ट कर दिया, इस तरह से इन्वर्ट कर दिया। अब ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, मरकरी का कॉलम कुछ मूव करेगा नीचे की ओर। ये मरकरी का कॉलम है जो कि मूव किया, मूव करने के बाद इसका जो अभी भी विड्थ है बेटा ये तो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन हां जो यहां एयर ट्रैप थी उसका लेंथ चेंज हो चुका है, इस कॉलम का लेंथ चेंज हो चुका है। मान लो बेटा ये लेंथ L1 है, तो अब मुझे आपसे L1 की वैल्यू चाहिए, L1 की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन, अब फिर से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, आपने ऐसे किया, दोबारा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो एयर कॉलम की लेंथ 12 से चेंज होके L1 हो गई, एयर कॉलम की लेंथ, तो L1 की वैल्यू सेंटीमीटर में आपको बतानी है कि कितनी है। सो यू हैव टू फाइंड L1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1 इन सेंटीमीटर, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और L1 की वैल्यू निकालते हैं, L1 की वैल्यू निकालते हैं। अब पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को समझना, हम इसको बॉयल्स लॉ में क्यों ले रहे हैं और कैसे कह सकते हैं कि ये बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन है। ये जो ट्रैप्ड एयर है बेटा, यहां पे जो एयर ट्रैप्ड है, ये जो ट्रैप्ड एयर है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रैप्ड एयर का अमाउंट फिक्स है? क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके मोल्स फिक्स हैं? बोल सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि कहीं से कोई एयर आ नहीं सकती और ये वाली एयर बाहर भी नहीं जा सकती, सो इसके अमाउंट फिक्स हो गया। और इसका टेम्परेचर भी फिक्स है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर को क्या रखा गया बेटा, कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है किसी भी चीज का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो अमाउंट फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया। इसका मतलब इस एयर के लिए हम बॉयल्स लॉ P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल P फाइनल V फाइनल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो P इनिशियल पता करो, P इनिशियल आएगा कितना, अभी इस एयर का प्रेशर कितना है, अब इस एयर का प्रेशर कितना है कैसे पता करोगे? आप देखो, अगर ये मरकरी कॉलम मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर जो राइट से फोर्स लग रहा है वही फोर्स लेफ्ट से होना चाहिए। अब चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो जो राइट और लेफ्ट का फोर्स है वो आप बोल सकते हो कि राइट और लेफ्ट से लगने वाला जो प्रेशर है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा है। भाई जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर से लगेगा, तभी तो मरकरी कॉलम मूव नहीं करेगा। अरे हाँ या ना, मरकरी कॉलम मूव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि लेफ्ट और राइट से प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। तो चलिए, बाहर से प्रेशर, ये वाला प्रेशर कितना लग रहा है बेटा, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब ये जो एयर का इनिशियल प्रेशर है, ये जो इनिशियल प्रेशर एयर का है जो कि इधर से लग रहा है, इधर वाला और इधर वाला प्रेशर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, क्योंकि मरकरी कॉलम रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है। सो इनिशियल प्रेशर ऑफ एयर P इनिशियल इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक। अच्छा, V इनिशियल कितना होगा? V इनिशियल होगा बेटा इस एयर का वॉल्यूम, एयर हम गैस के लिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था पहले कि बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं किसके लिए, गैस के लिए। सो P1 V1 वॉल्यूम एयर का वॉल्यूम होगा बेटा लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूब। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A है, सो लेंथ है 12
सो ये हो गया वॉल्यूम, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन। अब फाइनली ये है, अब फाइनली इस एयर का प्रेशर कितना होगा, हमें ये लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो आपको मालूम है एरिया तो कैंसिल होने वाला है दोनों तरफ, जब आप पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। अभी मुझे इस एयर का प्रेशर निकालना है। सो फिर से वही चीज है, अगर ये मरकरी का कॉलम रेस्ट पे आ चुका है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब मरकरी पे लगने वाला जो नेट प्रेशर है वो कितना है बेटा, 0। मरकरी के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स है या जो नेट प्रेशर है वो कितना है बच्चे, 0 है। अब एक काम करते हैं, एक बहुत बढ़िया सी चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, फ्री बॉडी डायग्राम FBD, मैं यहां पे आपको बताने जा रहा हूं PBD, प्रेशर बॉडी डायग्राम। एक काम करते हैं, ये जो मरकरी कॉलम है, इस मरकरी कॉलम का PBD बनाते हैं, प्रेशर बॉडी डायग्राम। ये मेरा मरकरी कॉलम है, इसका बनाते हैं प्रेशर बॉडी डायग्राम। ऊपर से इस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। कितना लग रहा है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ऊपर से इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, ये नीचे से किसका प्रेशर लग रहा है, एयर का प्रेशर, और यही इसी को हम पी फाइनल बोल रहे हैं। ये वाला जो प्रेशर लग रहा है ये कितना लग रहा है बेटा, पी फाइनल। ये किसका प्रेशर लग रहा है, एयर का प्रेशर। एक चीज अभी बाकी है, ये जो मरकरी का खुद का वेट है, ये जो 15 सेंटीमीटर का मरकरी का कॉलम है, वो अपने खुद के वेट के कारण भी तो एक प्रेशर लगाएगा भाई, उसका खुद का वेट भी तो एक प्रेशर जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसका खुद का ये जो 15 सेंटीमीटर का कॉलम है, ये जो 15 सेंटीमीटर का कॉलम है, इसका खुद का वेट के कारण एक प्रेशर नीचे लगेगा, और उस प्रेशर, क्योंकि ये कॉलम 15 सेंटीमीटर का है, तो मैं बोलूंगा 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर इस कॉलम का खुद का प्रेशर होगा। ये मरकरी है, और मरकरी का 15 सेंटीमीटर का कॉलम जो है वो नीचे की ओर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब इस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए, नेट प्रेशर होना चाहिए 0। तो आप बताओ बेटा, 75 प्लस 15 की वैल्यू पी फाइनल के बराबर होनी चाहिए। 75 प्लस 15 की वैल्यू पी फाइनल के बराबर होनी चाहिए। 75 प्लस 15 की वैल्यू पी फाइनल। सो हियर द वैल्यू ऑफ पी फाइनल इज इक्वल टू 75 प्लस 15, और ये वैल्यू आएगी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में। मैंने कोई यूनिट मिसमैच नहीं किया बेटा, ये 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। इसका मतलब है ये जो फाइनल प्रेशर है एयर का वो कितना आया बच्चे, 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 90 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, बस हो गया। लेट्स अप्लाई पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल पी फाइनल वी फाइनल। पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल पी फाइनल वी फाइनल। पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल पी फाइनल वी। पी इनिशियल 75, यूनिट सब जगह कैंसिल होने वाली है, दिस इज a इंटू 12 इज इक्वल टू पी फाइनल 90, वी फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इंटू L1, एयर का वॉल्यूम की बात हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू L1। सो दिस इज a इंटू L1, a से a गया, और L1 की वैल्यू आ गई 75 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 90, और मेरे ख्याल से ये सॉल्व करने पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो द आंसर इज 10 सेंटीमीटर। द आंसर इज व्हाट, 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा आंसर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। मैंने आपसे बोला था जब ये फर्स्ट पार्ट कर लोगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट दूंगा। अब जो सेकंड पार्ट है उसके लिए इनिशियल सिचुएशन तो यही है, जो सेकंड पार्ट मैं आपसे देने जा रहा हूं वो इनिशियल सिचुएशन तो यही है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। इनिशियल सिचुएशन यही है बेटा, पीछे वाला जो इनिशियल सिचुएशन था वही है, बस अब सेकंड पार्ट में मैं सीधे ड्रॉ करता हूं। सेकेंड पार्ट में अब वो जो इनिशियल कंडीशन थी, मतलब वो जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब थी इनिशियली, उसको आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। अब ओपन एंड, पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहां क्या था, यहां था बेटा, यहां था ओपन एंड, ऊपर की ओर था। ये जो खुला हुआ बीकर का एंड है सिलेंडर का वो ऊपर की ओर था। अब मैंने इसको नीचे की ओर कर दिया है। अगले वाले पार्ट में ये देखो, ये नीचे की ओर हो गया, मतलब ये इस तरह से हो गया। अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इधर से लगेगा, ये PATM है, ये मरकरी का कॉलम है, वो 15 सेंटीमीटर का ही है, ये मरकरी का 15 सेंटीमीटर का कॉलम है, ये एयर कॉलम है। इसकी लेंथ जो कि पहले 12, इनिशियल कितना था बेटा, इनिशियल जब हॉरिजॉन्टल था तो लेंथ 12 थी, अब ये चेंज होके L2 हो चुका है। तो क्वेश्चन है फाइंड L2 की वैल्यू आपको बतानी है, और ये मैं नहीं सॉल्व करने वाला, ये आप सॉल्व करोगे। और जो अपना आंसर है वो अगर आप सॉल्व कर लेते हो और वास्तव में सीरियस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर अपना टाइप करिएगा। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी।
ये मरकरी कॉलम रेस्ट पे, कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये मरकरी कॉलम तो नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा बेटा, ये मरकरी कॉलम नहीं गिरेगा, ये रेस्ट पे है। अब इस पे जैसे मैंने पीबीडी बनाया था लास्ट वाले पार्ट में, प्रेशर बॉडी डायग्राम, आप भी यहाँ एक प्रेशर बॉडी डायग्राम बनाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करें, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। बॉयल्स लॉ आज हम लोगों ने किया, अभी बहुत सारे और एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज बाकी हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू बेटा, इसका आंसर जरूर दिए, ठीक है, थैंक यू।